यह ठंडी और बरसात की रात थी जब मुझे शहर के बाहरी इलाके में पुरानी परित्यक्त हवेली में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में फोन आया। एक अन्वेषक के रूप में मैंने अजीब मामलों का अपना उचित हिस्सा देखा था, लेकिन इसके बारे में अंधेरे और रहस्य की हवा थी जिसने मेरी रीढ़ को झकझोर कर रख दिया। मैं हवेली के लिए अपना रास्ता बना लिया। मेरा दिल मेरी छाती में तेज हो गया क्योंकि मैं उगने वाले बगीचे से चला गया और सामने के दरवाजे तक चरमराती सीढ़ियां चढ़ गया। हवेली में एक भयानक एहसास था, जैसे कि वह जीवित हो और रास्ते के हर कदम पर मुझे देख रहा हो। जैसे ही मैंने हवेली में प्रवेश किया, मैंने देखा कि धूल की मोटी परत दिखाई दे रही थी। फर्नीचर पुराना और घिसा पिटा था और छत पर जाले बालों की तरह लटके हुए थे। मैंने जीवन या गतिविधि के किसी भी संकेत के लिए कमरों की छानबीन करते हुए अपनी जांच शुरू की, लेकिन हवेली में सन्नाटा था, मानो दशकों से उसे छोड़ दिया गया हो। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल पर गया, मैंने एक कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनी। यह एक नीची कंठस्थ गुर्राहट थी जैसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। जैसे ही मैं कमरे के पास पहुंचा, मैंने अपनी बंदूक खींच ली। मेरा दिल दौड़ रहा था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और जैसे ही मैंने उसे धक्का देकर खोला, मैंने कमरे के कोने में एक काली आकृति देखी। मैंने अपनी बंदूक को फिगर पर प्रशिक्षित किया, जरूरत पड़ने पर अपना बचाव करने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही मैं करीब आया, वह आकृति पतली हवा में गायब हो गई। मुझे कमरे में अकेला छोड़कर दिल धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। जैसा कि मैंने अपनी जांच जारी रखी, मुझे हवेली के भीतर एक अंधेरे और भयावह उपस्थिति का सबूत मिला। दीवारों में अजीब प्रतीक उकेरे गए थे और पूरे घर में कर्मकांड की गतिविधि बिखरी हुई थी। लेकिन मेरे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मुझे हवेली के भीतर गुप्त ऊर्जा के स्रोत का कोई निशान नहीं मिला। यह ऐसा था जैसे घर ही जीवित था और यह मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था, मुझे आतंक और भ्रम की राह पर ले जा रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और मैंने खुद को जांच से भस्म पाया। मैं इस भावना को हिला नहीं सका कि मुझे देखा जा रहा था, कि कुछ हमेशा मेरी दृष्टि से परे दुबका हुआ था। और फिर एक रात यह हुआ। मैं हवेली के मुख्य लिविंग रूम में बैठा था, अपने नोट्स देख रहा था, जब मैंने अपने पीछे से एक धीमी गुर्राहट सुनी। मैंने मुड़कर देखा कि दरवाजे पर एक काली आकृति खड़ी है, जिसकी आंखें कमरे की मंद रोशनी में लाल चमक रही हैं। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर नहीं हिले, जैसे वे फर्श से चिपक गए हों। आकृति धीरे धीरे मेरे पास आई। मैंने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही फंस गई। और फिर जैसे ही अचानक यह दिखाई दिया, आकृति पतली हवा में गायब हो गई। मुझे हवेली में अकेला छोड़कर दिल की दौड़ और दिमाग घूम रहा था। मैं तब जानता था कि मुझे हवेली छोड़नी होगी, कि मैं अब वहां नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही मैंने अपना रास्ता बनाया, मैं इस भावना को हिला नहीं सका कि हवेली के भीतर का अंधेरा मेरा पीछा कर रहा था, कि वह मुझे कभी जाने नहीं देगा। आज तक मामला अनसुलझा है और हवेली दुनिया में मौजूद अंधेरे और भयावह ताकतों के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ी है। और मुझे पता है कि मैं कभी भी इस भावना को नहीं हिला पाऊंगा कि कुछ अभी भी छाया में दुबका हुआ है, किसी भी क्षण हड़ताल करने की प्रतीक्षा कर रहा है। एक पूर्व जासूस के रूप में मैंने पिछले कुछ वर्षों में अजीबोगरीब मामले देखे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस मामले की तरह भयानक और रहस्यमय नहीं था जो आज भी मुझे परेशान करता है। इसकी शुरुआत एक छोटे से कस्बे से एक कॉल के साथ हुई जो कहीं नहीं है। स्थानीय लोगों ने पास के जंगल में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं की सूचना दी, जिसमें छाया में दुबकी हुई अजीब आकृतियां देखी गईं।
पहले तो मैंने इसे केवल स्थानीय अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, लेकिन जैसा कि रिपोर्ट जारी रही, मुझे पता था कि इस मामले में कुछ और भी है। मैंने अपना बैग पैक किया और जांच करने के लिए शहर की ओर निकल पड़ा। स्थानीय लोग काफी मिलनसार थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से डरे हुए थे। उन्होंने मुझे रात में जंगल से आने वाली अजीबोगरीब आवाजों की, पेड़ों से उन्हें देखने वाली आकृतियों की और एक अंधेरी उपस्थिति की कहानियां सुनाई जो शहर पर मंडराती दिख रही थीं। मैंने अपनी जांच शुरू की और मुझे जल्द ही पता चला कि इस मामले में जितना मैंने शुरू में सोचा था उससे कहीं अधिक था। लोगों के लापता होने की खबरें थीं। स्थानीय लोगों का दावा था कि वे बिना किसी निशान के जंगल में गायब हो गए थे। मैंने जंगल में छानबीन की, किसी भी सुराग या सबूत की तलाश में जो मामले को सुलझाने में मेरी मदद कर सके। लेकिन जितना अधिक मैंने खोजा, मैं उतना ही भ्रमित और भयभीत होता गया। पेड़ों पर अजीबोगरीब प्रतीक और चिन्ह उकेरे गए थे और मुझे जंगल के बीचों बीच किसी तरह की कर्मकांड की गतिविधि होने के प्रमाण मिले। यह ऐसा था जैसे मैं एक अंधेरे और प्राचीन पंथ पर ठोकर खाई थी जो सदियों से गुप्त रूप से काम कर रहा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मेरी जांच पड़ताल और अधिक जटिल और अधिक परेशान करने वाली होती गई। मैं उन चीजों को देखने लगा जिन्हें मैं समझा नहीं सकता था, जैसे कि परछाइयां जो अपने आप चलती हुई प्रतीत होती थीं और अजीब फुसफुसाहटें जो पेड़ों के माध्यम से गूंजती थीं। मुझे पता था कि मैं अपनी समझ से परे कुछ के साथ काम कर रहा था, कुछ ऐसा जो पुलिस के किसी भी कार्य को हल करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। और फिर एक रात यह हुआ। मैं जंगल में डेरा डाले हुए था, इलाके पर कड़ी नजर रख रहा था, जब अचानक मेरे तंबू पर जोर से धमाका हुआ तो मेरी नींद खुल गई। मैं अपनी बंदूक के लिए पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे बाहर निकाला, तंबू अचानक बाहर से खुल गया। मैंने प्रवेश द्वार पर खड़ी एक आकृति को देखा। उसका चेहरा एक काले हुड के पीछे छिपा हुआ था। मैंने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन आंकड़ा बहुत तेज था। वह वापस जंगल में गायब हो गया, जिससे मैं हिल गया और डर गया। मैं तब जानता था कि मुझे वहां से निकलना होगा। मैंने अपनी चीजें पैक की और शहर छोड़ दिया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उस मामले की भयावहता ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। मैं अभी भी हर दिन इसके बारे में सोचता हूँ कि उन जंगल में किस तरह का काला और प्राचीन बल खेल रहा था। मामला आज तक अनसुलझा है और मुझे पता है कि मैं कभी भी बंद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं कभी भी खोजना बंद नहीं करूंगा, यह सोचना कभी बंद नहीं करूंगा कि वास्तव में इतने साल पहले उन जंगलों में क्या हुआ था। और कौन जानता है, शायद एक दिन मैं आखिरकार सच्चाई को उजागर कर दूं और एक बार और सभी के लिए आतंक का अंत कर दूं। एक रेंजर के रूप में मैंने उन जंगलों में अजीबोगरीब चीजों का अपना उचित हिस्सा देखा है, जिन पर मैंने गश्त की है। लेकिन कुछ भी मुझे उस डरावनी घटना के लिए तैयार नहीं कर सकता था जिसे मैं एक विशेष रूप से दूरस्थ और अलग-थलग क्षेत्र में उजागर करूंगा। इसकी शुरुआत रात में जंगल की गहराइयों से आने वाली अजीबोगरीब आवाजों की खबरों से हुई। सबसे पहले मैंने इसे केवल स्थानीय वन्यजीवों की आवाज के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्टें जारी रहीं, मुझे पता चला कि कुछ गलत था। मैंने जांच करने का फैसला किया और अकेले जंगल में निकल गया। जंगल शांत और शांत था, एक भयानक सन्नाटे के साथ जिसे मैं हिला नहीं सकता था। जैसे जैसे मैं जंगल में और गहरा होता गया, मुझे पेड़ों में अजीब सी फुसफुसाहट और सरसराहट सुनाई देने लगी। और तभी मैंने इसे पाया, एक छोटा सा समाशोधन जिसके केंद्र में एक अजीब संरचना है। संरचना टहनियों और शाखाओं से बनी थी
और अजीब प्रतीकों और चिन्हों से सुशोभित थी। जैसे ही मैं संरचना के पास पहुंचा, एक ठंडा डर मुझ पर छा गया। मुझे एहसास हुआ कि यह केवल कुछ लाठियों और प्रतीकों का यादृच्छिक संग्रह नहीं था, बल्कि किसी प्रकार के अंधेरे अनुष्ठान का हिस्सा था। मैंने तुरंत बैकअप के लिए फोन किया और हमने क्षेत्र की पूर्ण पैमाने पर जांच शुरू की। हमने जंगल की छानबीन की, किसी भी सुराग या सबूत की तलाश में जो हमें यह समझने में मदद कर सके कि क्या हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हमें कुछ नहीं मिला। कोई पदचिह्न नहीं थे, संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, किसी भी प्रकार की कर्मकांड गतिविधि का कोई निशान नहीं था। यह ऐसा था जैसे संरचना बिना किसी स्पष्टीकरण के बस कहीं से भी प्रकट हुई हो। और फिर जैसे ही हम उम्मीद छोड़ने वाले थे, अजीब चीजें होने लगी। रेंजर्स ने अजीब दृश्य और मतिभ्रम की सूचना देना शुरू कर दिया, ऐसी चीजें देखकर जो संभवतः वास्तविक नहीं हो सकती। एक रेंजर ने बताया कि जंगल के किनारे पर एक आकृति खड़ी है जो उन्हें चमकती आंखों से देख रही है। तब मुझे पता था कि यहाँ कुछ ज्यादा गहरा खेल चल रहा था, कुछ ऐसा जिसे हम समझ भी नहीं सकते थे। हमने क्षेत्र के इतिहास को देखना शुरू किया और जो हमने पाया वह बेहद परेशान करने वाला था। सदियों से इस क्षेत्र में अजीबोगरीब घटनाओं की खबरें आती रही हैं। स्थानीय किंवदंतियों में जंगल पर रखे गए एक अभिशाप की बात की गई है, लेकिन हमने हमेशा उन्हें सिर्फ कहानियां कहकर खारिज कर दिया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं और दहशत गहराती गई, मैं सोचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था कि क्या उन पुरानी किंवदंतियों में कुछ सच्चाई थी। जैसा कि हमने जांच करना जारी रखा, हमें क्षेत्र में काले जादू और अनुष्ठानों के अधिक से अधिक प्रमाण मिले। यह ऐसा था जैसे हम एक छिपे हुए पंथ पर ठोकर खा गए जो सदियों से गुप्त रूप से काम कर रहा था। लेकिन हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद हमें इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया कि इसके पीछे किसका हाथ है। यह मामला आज भी अनसुलझा है, जिसकी भयावहता अभी भी छाया में दुबकी हुई है। मैं आज भी जंगल में गश्त करता हूँ और हर बार जब भी मैं सोचता हूँ कि क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ रही है। जिस भयावहता का हमने खुलासा किया वह मेरी कल्पना से परे था और रहस्य अनसुलझा है। लेकिन मैं कभी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा कि एक दिन हम आखिरकार सच्चाई को उजागर करेंगे और एक बार और सभी के लिए आतंक को खत्म कर देंगे। एक जासूस के रूप में मैंने कुछ सबसे जघन्य अपराधों की कल्पना की है, लेकिन एक मामला था जिसने मुझे जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ दिया। एक ऐसा मामला जो आज भी मुझे परेशान करता है। इसकी शुरुआत एक छोटे से कस्बे से एक कॉल के साथ हुई जो कहीं नहीं है। उन्होंने एक भीषण हत्या की सूचना दी जिसमें पीड़ित का शव स्थानीय जंगल में मिला था। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो मुझे एक ऐसा दृश्य मिला जिसने मुझे हड्डी तक हिला दिया। पीड़िता एक युवा महिला थी, उसका शरीर क्षतविक्षत था और अजीब प्रतीकों से ढका हुआ था। यह ऐसा कुछ नहीं था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। प्रतीक जटिल और सटीक थे, जैसे कि उन्हें सर्जिकल परिशुद्धता के साथ उसके शरीर में उकेरा गया हो। स्थानीय पुलिस हतप्रभ रह गई। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और उनके पास कोई सुराग नहीं था कि ऐसा जघन्य कृत्य कौन कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने मामले की गहराई से पड़ताल की, मुझे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ और चल रहा था। पीड़िता के शरीर पर चिन्ह यादृच्छिक या अर्थहीन नहीं थे। वे किसी प्रकार के कर्मकांड के अभ्यास का हिस्सा थे जो कि अंधेरे और बुराई में डूबा हुआ था। मैंने स्थानीय लोगों से बात की
कोई भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था जो मामले को सुलझाने में हमारी मदद कर सके। लेकिन मैंने जो पाया वह एक ऐसा शहर था जो अजीबोगरीब घटनाओं और अंधविश्वासों के इतिहास के साथ चुस्त दुरुस्त और गुप्त था। मैंने स्थानीय पुस्तकालय का दौरा किया, किसी प्रकार का संदर्भ या पुस्तक खोजने की उम्मीद में जो पीड़ित के शरीर पर प्रतीकों की व्याख्या कर सके, और तभी मैंने इसे पाया। एक धूल भरा पुराना ठिकाना जो पुस्तकालय के अभिलेखागार के पीछे छिपा हुआ है। किताब पुरानी थी, उसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। यह एक ऐसी भाषा में लिखा गया था जिसे मैं नहीं जानता था, लेकिन प्रतीक और चित्र अचूक थे। यह काले जादू पर, कर्मकांडों और प्रथाओं पर एक किताब थी जिसे अन्य दुनिया की संस्थाओं को बुलाने और नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे ही मैंने किताब को पढ़ा, एक ठंडा डर मुझ पर छा गया। मैंने महसूस किया कि हत्या कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थी। अन्य हत्याएं भी थीं, सभी समान अजीब प्रतीकों और रीति रिवाजों के साथ। लेकिन जैसा कि मैंने बिंदुओं को जोड़ने और एक संदिग्ध को खोजने की कोशिश की, मैं एक मृत अंत में पहुंच गया। कोई उंगलियों के निशान नहीं थे, कोई डीएनए सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था। यह ऐसा था जैसे अपराधी हवा में गायब हो गया हो, और फिर जैसे ही मैं उम्मीद छोड़ने ही वाला था, कुछ अजीब हुआ। मुझे मेल में एक गुमनाम पैकेज मिला। अंदर एक नोट था, उसी भाषा में लिखा हुआ था जिस भाषा में मुझे वह किताब मिली थी जो मुझे लाइब्रेरी में मिली थी। इसने सरलता से कहा, अंत निकट है। मैं तब जानता था कि अपराधी अभी भी बाहर था, अभी भी देख रहा था और प्रतीक्षा कर रहा था। और जैसे जैसे दिन बीतते गए और पैकेज आते गए, हर एक में एक प्रतीक या एक गूढ़ संदेश था, हर एक में हत्यारे का ताना था। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हम हत्यारे तक नहीं पहुंच पाए। यह मामला आज तक अनसुलझा है, साथ ही भयावहता अभी भी हवा में है। मुझे अभी भी आश्चर्य है कि ऐसा जघन्य कृत्य कौन कर सकता था और उनकी मंशा क्या थी। क्या यह शहर का कोई व्यक्ति था जो पुस्तक में वर्णित काले जादू से प्रभावित था, या यह कुछ और भयावह था, कुछ ऐसा जिसे हम समझ भी नहीं सकते। रहस्य अनसुलझा है और आतंक अभी भी कायम है, और मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि एक दिन हमें अंततः वे उत्तर मिलेंगे जिनकी हम इतनी शिद्दत से तलाश कर रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैंने परेशान करने वाले मामलों में अपना उचित हिस्सा देखा है, लेकिन एक मामला था जो मेरे लिए सबसे अलग था, एक ऐसा मामला जो आज भी मुझे परेशान करता है। इसकी शुरुआत एक संबंधित नागरिक के नियमित कॉल से हुई। उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त घर से अजीब शोर और हलचल की सूचना दी। मैंने कॉल का जवाब दिया, यह सोचकर कि यह शायद कुछ किशोरों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, मुझे लगा कि मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ रही है। इस जगह में कुछ गड़बड़ थी, कुछ परेशान करने वाली। घर पुराना और जर्जर था, जिसमें बोर्डेड अप खिड़कियां और एक ऊंचा लॉन था, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा थी, एक अंधेरा और भय का एहसास। मैं अकेले घर में प्रवेश नहीं करना चाहता था। मैंने बैकअप के लिए बुलाया, लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचे, हमें पता चला कि घर पूरी तरह से सुनसान था। अंदर किसी का या किसी चीज का कोई संकेत नहीं था। लेकिन जैसे ही हम निकलने वाले थे, हमने बेसमेंट से एक आवाज सुनी। यह खरोंच और फेरबदल की तरह लग रहा था, जैसे कुछ नीचे घूम रहा था। हम सावधानी से बेसमेंट के दरवाजे की ओर बढ़े। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था।
हमने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरे। हमारी टॉर्च अंधेरे को रोशन कर रही थी। हमने वहां जो पाया वह अभी भी मुझे बुरे सपने देता है। कमरा छोटा और तंग था, गंदगी के फर्श और छीलने वाले वॉलपेपर के साथ। लेकिन यह इतना परेशान करने वाला नहीं था। दीवारों पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे, प्रतीक जिन्हें मैं पहचान नहीं पाया था। और कमरे के कोने में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था। हम सावधानी से बॉक्स के पास पहुंचे, इस बात से अनिश्चित कि हमें अंदर क्या मिलेगा। लेकिन जैसे ही हमने इसे खोला, हम एक सड़ी हुई गंध से टकरा गए जिससे हम गदगद हो गए। बॉक्स के अंदर एक सड़ता हुआ पशु शव था जो कीड़ों और मक्खियों से ढका हुआ था। लेकिन वह इसका सबसे बुरा नहीं था। करीब से निरीक्षण करने पर हमने महसूस किया कि शव को विकृत कर दिया गया था। उसके मांस में अजीब प्रतीकों को उकेरा गया था। हमने घटनास्थल की जांच के लिए तुरंत बैकअप और फोरेंसिक टीमों को बुलाया, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जो यह बता सके कि उस तहखाने में क्या हुआ था। कोई उंगलियों के निशान नहीं थे, कोई डीएनए सबूत नहीं था, कोई सुराग नहीं था कि उस घर में कौन था या वे वहां क्या कर रहे थे। लेकिन खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। आने वाले हफ्तों में हमें शहर के चारों ओर अजीबोगरीब दृश्य और शोर की खबरें मिलने लगीं। लोगों ने अंधेरे में छायादार आकृतियों को चलते हुए देखने, रात में अजीब सी फुसफुसाहट और चीखें सुनने की सूचना दी। ऐसा लग रहा था कि कुछ खुला हुआ था, कुछ काला और द्वेषपूर्ण, और यह सब उस परित्यक्त घर के आसपास केंद्रित लग रहा था। हमने आगे की जांच करने की कोशिश की, लेकिन हमारे द्वारा पीछा किया गया हर सुराग एक गतिरोध की ओर ले गया। यह ऐसा था जैसे हम एक भूत का पीछा कर रहे थे, एक प्रेत जिसका कोई भौतिक रूप नहीं था। और फिर एक रात हमें उसी संबंधित नागरिक का फोन आया जिसने सबसे पहले परित्यक्त घर में अजीब शोर की सूचना दी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अंधेरे में कुछ चलते हुए देखा था, कुछ ऐसा जो एक मानव आकृति जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। हम घटनास्थल की ओर भागे, लेकिन जब हम पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। किसी का या किसी चीज का कोई संकेत नहीं। यह ऐसा था मानो जो कुछ भी उस परित्यक्त घर को सता रहा था वह रात में गायब हो गया था। हमारे पास सवालों और डर के अलावा कुछ नहीं बचा था। आज तक मुझे आश्चर्य होता है कि उस घर में क्या हुआ था। हमारे शहर पर किस तरह की बुराई फैल गई थी। मामला अनसुलझा है और आतंक अभी भी कायम है। एक नाइट गार्ड पुलिस अधिकारी के रूप में मैंने अपने हिस्से की अजीब चीजें देखी हैं। लेकिन एक घटना ऐसी है जो मुझे आज भी कचोटती है। यह एक डरावनी कहानी है जो सच होने के लिए बहुत विचित्र लगती है, लेकिन यह एक रहस्य है जो अनसुलझी है। यह सब एक रात शुरू हुआ जब मैं शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े गोदाम में ड्यूटी पर था। गोदाम बड़े पैमाने पर था, जिसमें बक्से और बक्से के साथ अलमारियों की पंक्ति के बाद कतार थी। यह सुनिश्चित करना मेरा काम था कि सब कुछ सुरक्षित रहे और संपत्ति पर कोई घुसपैठिया न हो। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा। मैंने अपना चक्कर लगाया, तालों की जांच की और अपनी टॉर्च से क्षेत्र को स्कैन किया। लेकिन जैसे जैसे रात हुई, चीजें महसूस होने लगी। मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, ऐसी आवाजें जिन्हें मैं ठीक से जगह नहीं दे सका। यह फुसफुसाहट की तरह लग रहा था, जैसे मेरे चारों ओर से आवाजें आ रही हों। मैंने इसे अपनी कल्पना, एक थके हुए दिमाग और एक अतिसक्रिय कल्पना के उत्पाद के रूप में तैयार किया। लेकिन फिर हालात बदतर हो गए। मुझे चीजें दिखाई देने लगीं,
ऐसी चीजें जो मेरी आंख के कोने से बाहर निकलती दिख रही थीं। यह साये की तरह था, साये जो गोदाम के किनारों से मुझे देख रहे थे। मैंने इसे हिलाने की कोशिश की, खुद को यह बताने के लिए कि यह सब मेरे दिमाग में था। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, डर का एहसास और गहरा होता गया। फिर मैंने एक आवाज सुनी जिसने मुझे हड्डी तक ठंडा कर दिया। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, एक ऐसी आवाज जो गोदाम के भीतर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। यह एक हाहाकार था, एक हाहाकार जो एक ही समय में मानव और पशु दोनों प्रतीत होता था। मैं जम गया, मेरा दिल दौड़ रहा था क्योंकि मैंने ध्वनि के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की। लेकिन यह ऐसा था जैसे मेरे चारों ओर से आवाज आ रही थी, भूतिया गाना बजाने वालों की तरह गोदाम से गूंज रही थी। मैंने दौड़ना शुरू किया, मेरे पैर कंक्रीट के फर्श से टकरा रहे थे क्योंकि मैंने बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे मैं दौड़ता गया, परछाइयां घनी होती गईं, फुसफुसाहटें तेज होती गईं। मुझे लगा जैसे मेरा पीछा किया जा रहा है, जैसे अंधेरे के माध्यम से कुछ मेरा पीछा कर रहा था। अंत में मैं दरवाजे के माध्यम से और रात की ठंडी हवा में फट गया। मैं वहीं खड़ा था, हाँफ रहा था और हिल रहा था। मेरा दिल अभी भी दौड़ रहा था क्योंकि मैंने यह समझने की कोशिश की थी कि अभी क्या हुआ था। अगले दिन मैंने बताया कि मेरे पर्यवेक्षक को क्या हुआ था, लेकिन उसने यह कहते हुए इसे टाल दिया कि यह शायद मेरी कल्पना थी या कि क्षेत्र में कुछ आवारा जानवर थे। लेकिन मुझे पता था कि यह उससे कहीं ज्यादा था। मुझे पता था कि उस गोदाम की दीवारों के भीतर कुछ अंधेरा और भयावह छिपा हुआ था, और मुझे पता था कि यह केवल कुछ समय पहले की बात है जब किसी और का सामना करना पड़ा। अगले कुछ हफ्तों में गोदाम में अजीब चीजें होने लगीं। श्रमिकों ने अजीब शोर सुनने की सूचना दी, परछाइयों को गलियारों से गुजरते हुए देखा। कुछ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने ऐसी आकृतियां देखीं जो न तो मानव और न ही पशु प्रतीत होती थीं। लेकिन रिपोर्ट्स के बावजूद कंपनी ने कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ एक अतिसक्रिय कल्पना का परिणाम था, कि कोई वास्तविक खतरा नहीं था। फिर एक रात गोदाम में एक मजदूर की लाश मिली। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था, उसका चेहरा शुद्ध आतंक के रूप में मुड़ गया था। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने एक जांच शुरू की, लेकिन कोई गवाह नहीं था, कोई संदिग्ध नहीं था, कोई सुराग नहीं था। यह ऐसा था जैसे हमलावर पतली हवा में गायब हो गया हो। जब मैं वहां खड़ा था, पुलिस को घटनास्थल की जांच करते देख रहा था, मुझे पता था कि मैं हमेशा सही था। उस गोदाम की दीवारों के भीतर कुछ अंधेरा और भयावह छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसने एक जीवन का दावा किया था। आज तक मामला अनसुलझा है। गोदाम को बंद कर दिया गया, सभी कर्मचारियों को जाने दिया गया और इमारत को छोड़ दिया गया। लेकिन जो हुआ उसकी भयावहता अभी भी मेरे दिमाग में है। मैंने इसे भूलने की, अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, तब भी मैं अंधेरे में परछाइयों को हिलते हुए देख सकता हूँ, अभी भी फुसफुसाहट और चीखें सुन सकता हूँ। मुझे अब भी वही डर और डर महसूस हो रहा है जो उस रात मुझे महसूस हुआ था। कुछ का कहना है कि गोदाम प्रेतबाधित है, पीड़ितों की आत्मा अभी भी इसकी दीवारों के भीतर रहती है। दूसरों का मानना है कि यह एक जंगली जानवर था जिसने कार्यकर्ता पर हमला किया, या शायद एक विक्षिप्त व्यक्ति भी, लेकिन मुझे सच पता है। मुझे पता है कि उस गोदाम में कुछ था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। यह अंधकार और बुराई की शक्ति थी, मानवीय समझ से परे एक भयावहता थी। एक पुलिस अधिकारी के रूप में सुरक्षा और सेवा करना मेरा काम है, लेकिन इस मामले में मैं शक्तिहीन था।
मैं सामने आने वाली भयावहता को रोक नहीं सका और मैं अपराधी को न्याय के कटघरे में नहीं ला सका, लेकिन मैं अभी भी दूसरों को आगाह कर सकता हूँ। मैं उन्हें उस गोदाम से दूर रहने की चेतावनी दे सकता हूँ, भीतर छिपे अंधेरे से दूर रहने की, क्योंकि वहाँ जो हुआ उसका रहस्य अनसुलझा है और भयावहता अभी भी बनी हुई है। एक अन्वेषक के रूप में मैंने डरावनी कहानियों के अपने उचित हिस्से को जीवंत होते देखा है, लेकिन एक मामला ऐसा है जो अभी भी मेरी रीढ़ को ठंडक पहुंचाता है। यह ओक स्ट्रीट पर प्रेतबाधित घर का मामला था, एक जगह जो उस क्षण से शापित लगती थी जब हमने अंदर कदम रखा था। इसकी शुरुआत एक भयभीत परिवार के फोन कॉल से हुई जो अभी अभी घर में आया था। उन्होंने अजीब शोर, अलग अलग आवाजें और वस्तुओं की अस्पष्टीकृत गतिविधियों की सूचना दी। उन्होंने एक उपस्थिति को महसूस करने का दावा किया, एक द्वेषपूर्ण शक्ति जो कि वे जहां भी गए उनका पीछा करती प्रतीत हुई। एक अनुभवी अन्वेषक के रूप में मैंने शुरू में व्यामोह या अतिसक्रिय कल्पनाओं के रूप में उनके दावों को खारिज कर दिया, लेकिन जैसे ही हमने घर में कदम रखा मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। हवा घनी और दमनकारी थी और मैं अपनी छाती पर एक भार महसूस कर सकता था। दीवारें उखड़ रही थीं, फर्श चरमरा रहे थे और हर चीज में एक मटमैली गंध फैल रही थी। यह एक अलग युग में कदम रखने जैसा था जिसे लंबे समय से भुला दिया गया है। हमने हर कमरे में कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाकर अपनी जांच शुरू की। हमने परिवार का साक्षात्कार लिया, उनसे अपने अनुभव बताने को कहा। उन्होंने हमें अजीबोगरीब दृश्य, दरवाजे जो अपने आप बंद हो गए और देखे जाने की भावना के बारे में बताया। जैसे जैसे रात होती गई हम खुद ब खुद चीजों को देखने सुनने लगे। छाया में फुसफुसाते हुए, दालान में पदचाप और दरवाजे जो बिना किसी स्पष्टीकरण के खुले और बंद हुए। हम जो देख रहे थे उसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। इसके बाद असली आतंक शुरू हुआ। हमने तहखाने से चीखें सुनी और हम जांच करने के लिए नीचे उतरे। हमने जो देखा वह मुझे हमेशा के लिए परेशान कर देगा। कमरे में मंद रोशनी थी और बीच में एक पुरानी रॉकिंग चेयर खड़ी थी। जैसे ही हम पास पहुंचे, कुर्सी अपने आप आगे पीछे हिलने लगी और हमने एक आवाज सुनी। एक महिला की आवाज एक पुरानी नर्सरी कविता गा रही थी। हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज कुर्सी से आ रही थी। हमने सावधानी से संपर्क किया। हमारे दिल डर से तेज हो गए और फिर अचानक कुर्सी हिलना बंद हो गई और आवाज शांत हो गई। हमने कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम डरे और सहमे हुए घर से बाहर भागे। यह ऐसा कुछ नहीं था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। भूतिया के स्रोत को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित हम अगले दिन लौट आए। हमने घर के हर इंच की जांच की, लेकिन जो कुछ हुआ था उसके लिए हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। हमारे द्वारा एकत्र की गई रिकॉर्डिंग और फुटेज में कुछ भी असामान्य नहीं था। अलौकिक होने का कोई प्रमाण नहीं था। हम अपनी मदद के लिए एक मानसिक माध्यम भी लाए, लेकिन वह भी स्तब्ध रह गई। उसने एक उपस्थिति महसूस की, एक द्वेषपूर्ण शक्ति, लेकिन वह यह नहीं पहचान सकी कि यह क्या थी या यह कहां से आई थी। अंत में हमारे पास मामले को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परिवार बाहर चला गया और घर सूना पड़ा रहा, अतीत का एक प्रेतबाधित अवशेष। एक अन्वेषक के रूप में मुझे जवाब खोजने पर गर्व है, लेकिन ओक स्ट्रीट पर प्रेतबाधित घर का मामला अनसुलझा है। यह एक रहस्य है जो मुझे परेशान करता है, एक अनुस्मारक है कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं।
और यह एक चेतावनी है कि अज्ञात की शक्ति को कभी कम मत समझना।